हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस। विद दिस लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर, जिसमें हम डील करेंगे विद आवर वीकली करंट अफेयर्स। तो 25 फरवरी से 2 मार्च तक में इस पूरे हफ्ते में जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहे हैं, हम उनको कैटेगरी वाइज डील करेंगे। अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचरीज, नेशनल, स्टेट, डिफेंस, स्पोर्ट्स से जितनी भी सारी न्यूज़ है कैटेगरी वाइज देखेंगे और बाय द एंड ऑफ द लेक्चर हम कुछ एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। सेशन शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता ही देती हूँ कि इस सेशन की पीडीएफ अगर आप ढूंढ रहे हो तो ढूंढना नहीं है, सीधा perchamclasses.in पर जाना। वहां पर आपको वीकली जो पीडीएफ है वो मिल जाती है, मंथली मैगजीन्स भी वहीं मिल जाती हैं। और जिन्होंने बेसिकली ऐप से करंट अफेयर्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो वहां पर हर सेशन के साथ ऑटोमेटिकली पीडीएफ ऐड हो जाती है। पीडीएफ बैंक जिनके पास है तो जितनी भी यूट्यूब पे सारी वीडियोस आती हैं वहां पर उसमें वो पीडीएफ बैंक के अंदर पीडीएफ डलती जाती है। ठीक है जी। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर आप मेल भी डाल सकते हो। सो वी आर देयर टू कॉन्टैक्ट। तो परचम हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी सवाल हो आप यहाँ पर पूछ लो और आपके सारी क्वेरीज जो हैं रिगार्डिंग पीडीएफ या कोई कोर्स से रिलेटेड हो तो यहाँ सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। पहला जो हम सेगमेंट लेते हैं, कैटेगरी लेते हैं, वो है इंपॉर्टेंट डेज एंड वीक से। तो शुरू करने से पहले ना मैं पहले कलर चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि कईयों का फिर ये सवाल आता है कि रेड से दिख नहीं रहा है। ठीक है। अच्छा हाँ, और दूसरी बात कि यहाँ पर यू ऑल माइट बी थिंकिंग कि काश एक ग्रीन स्क्रीन होती या डिजिटल बोर्ड होता, तो देर आर सर्टेन लिमिटेशंस। देखो, लिमिटेशन सिर्फ इस चीज़ में है, आप अगर समझने पे ध्यान रखेंगे और कंटेंट पे ध्यान रखेंगे तो वो फुल फ्लेजेड है, उसमें कोई कमी नहीं है, वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं होगी। ठीक है। इसी हाई जोश के साथ अब लेक्चर शुरू करते हैं। डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स 77th रेजिंग डे, तो ये उनका 77th स्थापना दिवस जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 25 फरवरी को। और ये कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है? 1947 से, जब इसको वी रेज्ड द कॉर्प्स वाज रेज्ड ऑन दिस डे एज डिफेंस डिपार्टमेंट कॉन्स्टेबुलरी। तो डीएससी ट्रूप्स जो हैं दे हैव बीन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी अलग अलग सेंसिटिव डिफेंस और सिविल इंस्टॉलेशंस के अंदर अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह सिंस 1947। काम की बात इतनी याद में रखिएगा कि 25 फरवरी को डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स 77th रेजिंग डे था, तो दिस 77th नंबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। 25 फरवरी को तो वो था। 26 फरवरी को क्या होता है? 26 फरवरी को विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर भी बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर रहे, उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। 28 मई को उनका जन्म हुआ था नासिक महाराष्ट्र के अंदर। 26 जनवरी को 1966 में उनका निधन हुआ एंड ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा। ये उनसे जुड़ी हुई बाकी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, पूछा जा सकता है। तो अगर पूछे कि हिंदुत्व टर्म किसने कॉइन करी थी? वीडी सावरकर जी ने। हिंदुत्व, हु इज हिंदू, ये फेमस बुक किसने लिखी थी? वीडी सावरकर जी ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने पब्लिश करी? वीडी सावरकर ने। अबाउट इट इज ऑल अबाउट इंडियन रेबिलियन ऑफ 1847। अभिनव भारत सोसाइटी किसने फाउंड करी? वीडी सावरकर ने। जो पोर्ट ब्लेयर के अंदर एयरपोर्ट है ना, उसका नाम भी वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इन्हीं के नाम पर है। ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 26 फरवरी से 1 मार्च तक होता है। आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ऑब्जर्व करता है। ये थीम है मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। कब से होता है? 2016 से आरबीआई कंसिस्टेंटली हर साल ये जो वीक है इसको ऑब्जर्व करता है एज फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। ठीक है। देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हो जाता है, फिर उसके बाद हम बोलते हैं बैंक अकाउंट्स हो और ये सब, लेकिन उसके बारे में नॉलेज भी तो हो, उसके बारे में आपको पता भी तो हो कि यहाँ पर अपना ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है, ये सर्विसेज कैसे एक्सेस करनी है, सरकार आपके खाते में पैसे डाल रही है तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, सरकार की स्कीम्स का फिर तभी फायदा ले सकते हो, है ना। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों में वो अवेयरनेस हो और उनको पता चले इस बारे में। 28 फरवरी को ना नेशनल साइंस डे होता है। थीम है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। नेशनल साइंस डे क्यों होता है?
क्योंकि आप इस दिन यू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से है, और जो हमारे इंडियन फिजिसिस्ट रहे हैं सीवी रमन, सबको ही पता होगा, उनके नाम पर ही है ये रमन इफेक्ट, तो वो साइंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। और जो चांद की सतह पर एक डिप्रेशन, जिसे हम लूनर क्रेटर बोलते हैं ना, उसका नाम भी सीवी रमन जी के नाम पर रखा गया था, रमन। सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज भी मिला फॉर साइंस 1930 में, पहले एशियन रहे। फिर उसके बाद इसी डिस्कवरी के लिए ही भारत रत्न भी उन्हें मिला 1954 के अंदर, और साथ ही उस टाइम पे एस राधा कृष्णन और सी राजगोपालाचारी जी को भी मिला था। तो 3 नाम हो गए जिन्हें भारत रत्न मिला 1954 में। 1 मार्च को क्या होता है? 1 मार्च को होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो यहां पर गिनती अब 1 से नहीं होगी, गिनती 0, 1 ऐसे शुरू होगी। तो बेसिकली जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को होता है और एस्टैब्लिश्ड बाय यूएन एड्स। इसका पर्पस क्या है? देखो, किसी का कोई भी जेंडर हो, एज हो, सेक्सुअलिटी हो, HIV स्टेटस हो, उसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। आप सबको हर एक को, मतलब यू ट्रीट देम विद दैट फेयरनेस, दैट इक्वालिटी हर एक के बीच में रहे, एवरीवन विद एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, एज, सेक्सुअलिटी। थीम क्या है? टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। 1 मार्च को और क्या होता है? 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी होता है। सिविल डिफेंस बस बेसिकली दे आर नॉट वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि मिलिट्री का पार्ट होते हैं, बट दे आर ट्रेन्ड ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए, वो लोगों की हेल्प कर पाए। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, किसी एनिमी अटैक हुआ है, तो यहाँ पर ये जो सिविल डिफेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है ना, उनकी ताकि लोगों में वो अवेयरनेस आए एंड वी ब्रिंग इनटू अटेंशन उनकी जो इंपॉर्टेंस है, एंड वी पे ट्रिब्यूट टू द एफर्ट्स, द सेक्रीफाइसेस जो उन्होंने किए हैं टू फाइट अगेंस्ट डिजास्टर्स। थीम क्या है? ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। अपॉइंटमेंट्स पे चलते हैं। तो IPS ऑफिसर हैं अनुराग अग्रवाल जी, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। ठीक है जी। IPS ऑफिसर है दलजीत सिंह चौधरी, जिन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG। अब यहां पर ना NSG की फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे। देखो, ऐसा है कि चाहे कोई स्कीम हो, चाहे कोई बॉडी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, फॉर दैट मैटर मान लो बिम्स्टेक है, मैं एक रफ स्केच आपको दे रही हूं। अब बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आधे बच्चों को नहीं पता होगी, राइट? तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म, NSG की फुल फॉर्म, UNHRC की फुल फॉर्म, तो कोई स्कीम की फुल फॉर्म फॉर दैट मैटर, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो NSG की क्या फुल फॉर्म है? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। जस्टिस अंजारिया टेक्स ओथ एज 34th चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाईकोर्ट। तो कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन? जस्टिस अंजारिया जी हैं। तो ये आपने याद में रखना है। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है AS राजीव जी को एज विजिलेंस कमिश्नर। तो नाम ध्यान में रखना है। अब विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया है, तो CVC के बारे में पढ़ लेते हैं। CVC सरकार के रेजोल्यूशन के तहत पहले इट वाज सेटअप, फिर यहां पर एक कमेटी थी, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री K संथनम इन 1964 CVC वाज सेटअप। 2003 बेसिकली इट वाज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस, फिर उसके बाद थ्रू CVC एक्ट 2003। ये इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट, तो ये एक ऑटोनमस बॉडी है ताकि अपने फंक्शंस और ज्यादा अच्छे से कर पाए। इंडिपेंडेंट बॉडी है और इट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, राइट? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर 3 मेंबर होते हैं, तो 2 तो विजिलेंस कमिश्नर हो गए और 1 कमिश्नर हो गए। ठीक है, 3 मेंबर बॉडी है। जस्टिस AM खानविलकर जी, तस्वीर आपके सामने है, तो इनका नाम ध्यान में रखना है। तस्वीर आप देख लीजिए, दिमाग में थोड़ा सा बसा लो। तो ये बन गए हैं न्यू लोकपाल ऑफ द कंट्री। तो लोकपाल, वैसे हमें लगता है कि लोकपाल मतलब कोई बॉडी है, कोई पोस्ट है, तो लोकपाल आप जनरली चाहे लोकपाल चेयरमैन बोल लो, लोकपाल के चेयरमैन, या लोकपाल बॉडी भी है, आप इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्हें अपॉइंट किया गया है हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जस्टिस AM खानविलकर जी को, जो कि होंगे हमारे न्यू लोकपाल ऑफ द कंट्री। यहाँ पर लोकपाल हैज बीन वर्किंग विदाउट its regular chief after Justice Pinaki Chandra Ghosh completed his term on 27th of May 2022। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 2022 में जस्टिस पिनाकी चंद्र बोस वो पहले लोकपाल
जिन्होंने ये कंप्लीट किया, ये सेकंड वन हो गए। और अभी करंटली जो एक्टिंग चेयरपर्सन है वो है प्रदीप कुमार मोहांती जी, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहांती। लोकपाल का फंक्शन क्या है? जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, अलग अलग पब्लिक फंक्शनरीज, अब जैसे डिपार्टमेंट्स हो गए, पोस्ट हो गई, अब वहां पे अगर कोई ऐसा एलिगेशन है करप्शन का, तो उसके लिए इंक्वायरी बिठाना प्रॉपर, राइट? सो इट इंक्वायर इनटू ऑल दोज एलिगेशन। तो वो पूरा ऐसे देखते हैं, नजर रखते हैं, नजर वॉचडॉग तो नहीं, बट हाँ मतलब ओम्बड्समैन का फंक्शन ये प्ले करते हैं, राइट? टू इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शंस अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज एंड फॉर एनी अदर रिलेटेड मैटर। तो यहाँ पर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 है हमारे पास, जिसके चलते इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल यूनियन के लिए और स्टेट के लिए हो गए लोकायुक्त। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। एक्ट मैंने आपको बता दिया। लोकपाल और ये लोकायुक्त टर्म ये किसने कॉइन करी? डॉक्टर LM सिंघवी। ठीक है जी। लोकपाल एक मल्टी मेंबर बॉडी है एंड दैट कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, मैक्सिमम 8 मेंबर हो सकते हैं, और इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस रहता है लोकपाल के चेयरमैन और मेंबर्स का 5 साल या फिर टिल दे अटेन द एज ऑफ 70, जो भी पहले हो जाए। मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी, सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर हमारे चेयरपर्सन रहते हैं, स्पीकर होते हैं लोकसभा के, लीडर ऑफ ओपोजिशन होते हैं, लोकसभा के जो भी लीडर ऑफ ओपोजिशन है वो भी उस कमेटी में होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर जज नॉमिनेटेड बाय हिम और हर, एंड 1 एमिनेंट ज्यूरिस्ट। ठीक है, तस्वीर ध्यान में रखनी है। सवाल आपके पास आएगा, 4 नाम दे देंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ पेयू? तो रेणु सुद कार्नाड जी को नियुक्त किया गया है और इनका नाम आगे आ गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ पेयू। ठीक है, अवार्ड्स कैटेगरी पे चलते हैं। अवार्ड्स में बेसिकली हम बात करेंगे एजिस ग्राहम बेल अवार्ड की, जो कि लार्जेस्ट इनोवेशन अवार्ड है इंडिया के अंदर। जो यंग माइंड्स हैं उनकी जो ब्रिलियंट जो सोच है, जिसके चलते उन्होंने कुछ भी ऐसा, आप जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, इनोवेटर रहे हैं, लीडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स रहे हैं, राइट? तो टू सेलिब्रेट द ब्रिलियंस ऑफ दोज यंग माइंड्स ग्राहम बेल अवार्ड जो हैं वो दिए जाते हैं। 2010 से ये दिए जा रहे हैं, 2010 में इनिशिएट हो गए थे बाय एजिस स्कूल ऑफ डेटा साइंस। अभी हम न्यूज में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, उन्हें 3 अवार्ड, टॉप पोजीशन मिली है इन 3 अवार्ड्स में, हैट्रिक हो गई। कौन से 3 अवार्ड्स हैं वो? पहला अवार्ड जो है वो जॉइंटली शेयर किया गया है विद गूगल इंडिया और कैटेगरी थी इनोवेशन इन AI फॉर ASTR प्रोजेक्ट। सेकेंड अवार्ड जो मिला वो कौन सी कैटेगरी में मिला? इनोवेशन इन सोशल गुड फॉर CEIR सॉल्यूशन। थर्ड अवार्ड कौन सी कैटेगरी के लिए मिला? इनोवेशन इन टेलीकॉम कैटेगरी के लिए फॉर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट। तो ये 3 कैटेगरीज हो गई। सॉर्टेड है? आगे बढ़े। संगीत नाटक अकादमी अनाउंसेस, क्या अनाउंस किया है? 6 तो अकादमी रत्न और 92 अकादमी पुरस्कार फॉर 2022-2023। 6 अकादमी रत्न और 92 अकादमी बोलो, अकादमी बोलो, 92 अकादमी पुरस्कार। ठीक है जी। तो यहां पर 6 एमिनेंट पर्सनैलिटीज इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, उन्हें इलेक्ट किया गया है बाय संगीत नाटक अकादमी एज अकादमी फेलोज, और अकादमी रत्न के लिए वो मैंने आपको बता ही दिया। देखो, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप ये एक ऑनर है जो दिया जाता है उन लोगों को, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उन रेसिपिएंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए जिन्होंने लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन दिखाई है एंड कंट्रीब्यूशन दिया है टू द परफॉर्मिंग आर्ट्स। और इस फेलोशिप के अंदर इट इज लिमिटेड टू हाउ मेनी इंडिविजुअल्स, दैट टू लिविंग इंडिविजुअल्स, 40 लिविंग इंडिविजुअल्स तक ये फेलोशिप अभी लिमिटेड है एट एनी गिवन टाइम। इसके बारे में थोड़ी सी और बातें जानते हैं। संगीत नाटक अकादमी सिलेक्टेड 92 आर्टिस्ट, उन्होंने 92 आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स फॉर संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर द ईयर 22-23। अकादमी अवार्ड 1952 से दिए जा रहे हैं और इसके अंदर अकादमी फेलो के ऑनर में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं और अकादमी अवार्ड कैरीज मनी ऑफ 1 लाख रुपीज, साथ में एक तमरा पत्र एंड अंगवस्त्रम। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एंड अवार्ड्स विल बी कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी देंगी। एंड यहां पर संगीत नाटक अकादमी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए 80 यंग आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया गया है फॉर द पास्ट 2 years। ठीक है, थोड़े फैक्ट्स हैं, ध्यान में रख लीजिएगा।
अगला जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है सुनील भारती मित्तल जी के बारे में, क्योंकि वो बन गए हैं भारत के पहले सिटीजन टू बी कन्फर्ड एंड ऑनरी नाइटहुड बाय ब्रिटेन्स किंग। तो सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के राजा द्वारा उन्हें बेसिकली ये जो नाइटहुड है ये इसे सम्मानित किया गया है। और ये बेसिकली देखो जब दिया जाता है ना, पहले तो ये जो नाइटहुड है ये एक हाईएस्ट ऑनर है दैट इज ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश सॉवरेन टू सिविलियंस। फॉरेन नेशनल्स को भी दिया जाता है इन द रिकॉग्निशन ऑफ देयर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन, अगर किसी ने दिखाया हो। और देशों के बीच में आपस में ऑब्वियसली फिर रिश्ते और भी अच्छे हो जाते हैं। ऑबिचरीज पे चलते हैं। पंकज उदास जी लेजेंडरी सिंगर रहे हैं जिनका निधन हुआ एट द एज ऑफ 72। बेस्ट नोन रहे फॉर अपने गज़ल के लिए और आहिस्ता कीजिए बातें, राइट। तो ये उनके कुछ बेस्ट नोन गज़ल सिंगर में उनके द्वारा किया गया काम है ये। और राजकोट गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ, वहाँ से ये बिलोंग करते। 2006 के अंदर इन्हें पद्मश्री अवार्ड किया गया था जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कुमार शाहनी पासेज अवे एक रिनॉन्ड फिल्म मेकर हैं जो पैरेलल सिनेमा के लिए बहुत फेमस रहे हैं। कोलकाता के अंदर इनका निधन हुआ एट द एज ऑफ 83। उनके कुछ वर्क हैं माया दर्पण, तरंग, कस्बा और अनडिवाइडेड इंडिया के टाइम पे सिंध रीजन के अंदर लारकना में इनका जन्म हुआ था। बाद में फिर ये मुंबई शिफ्ट हो गए थे पार्टीशन के बाद। बुक्स एंड ऑथर्स पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आपसे पूछा जाए स्वेलोइंग द सन, ये बुक किसने लॉन्च करी है? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी। ये इनकी तस्वीर है। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी लॉन्चेस हर बुक स्वेलोइंग द सन। ठीक है, अगला जो है वो है हमारा नेशनल कैटेगरी से। नेशनल कैटेगरी के अंदर हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया के द्वारा ही इसकी पहल हुई थी। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस बिग कैट अलायंस। हेडक्वार्टर इंडिया में होगा, फिर तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर वन टाइम बजटरी सपोर्ट अभी इंडिया की तरफ से जो है वो है 150 करोड़ का 5 सालों के लिए, 2023-24 से 2027-28 तक। 16 of 96 बिग कैट कंट्रीज हैव साइंड ऑन सो फार। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ग्लोबल टाइगर डे के ओकेजन पे उन्होंने 2019 में स्पीच दी दैट कॉल्ड फॉर कि एक अलायंस हो ग्लोबल लीडर्स का, ताकि हम एशिया के अंदर इनकी पोचिंग को बंद कर पाए, रोक पाए। इंडिया हेडक्वार्टर अलायंस हैज कंसीव्ड एज अ मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोएलिशन ऑफ 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज। तो जिनकी हम ये 7 जो बिग कैट अलायंस है ना, 7 बिग कैट्स के बारे में डील करता है, उनसे डील कर रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब वही कंट्रीज हो गई ना जहां पर आप देख रहे हो कि बिग कैट की रेंज कंट्रीज है, वहां ये पाई जाती हैं। तो जब मैं बिग कैट्स की बात करी उसमें नाम आता है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार और चीता का। जिसके अंदर प्यूमा और जैगवार छोड़ दो इन द सेंस कि ये 2 के अलावा बाकी सारी 5 इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। हम थोड़ा ना लेपर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी ने रिपोर्ट रिलीज करी। 4 साल में एक बार ये रिपोर्ट रिलीज होती है और ये इसकी 5th साइकिल है। यही बात यहां पर लिखी हुई है, क्वाड्रिनियल है। 5th साइकिल लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन है दैट वाज कैरिड आउट बाय अथॉरिटी का नाम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, लेपर्ड की पॉपुलेशन कम हुई है, बढ़ी है, हुआ क्या है? इंडिया के लेपर्ड, नाम इंडिया के लेपर्ड वैसे थोड़ी बोलेंगे, नाम है उनका कोई पैंथेरा पैडस फिस्का। एस्टिमेट किया जा रहा है कि इनकी पॉपुलेशन 13,874 की एस्टिमेट है। ये रेंज में लाई कर सकते हैं, मतलब इतने से इतने तक, रिप्रेजेंटिंग द स्टेबल पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू द सिमिलर एरिया जब 2018 में हुआ था दैट वाज 12,000 के आसपास थे। तो हर साल पर एनम ग्रोथ अगर देखें तो 1.08% है। ये जो एस्टिमेट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन ऑफ 70% ऑफ लेपर्ड हैबिटेट, जिसके अंदर हिमालयाज और सेमी एरिड पार्ट्स जो है कंट्री के उनका सैंपल नहीं हुआ क्योंकि दे आर नॉट टाइगर हैबिटेट मेनली। शिवालिक हिल्स और गैंगटेक प्लेन्स के अंदर हमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, 3.4% की गिरावट। और लार्जेस्ट ग्रोथ रेट मुझे सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट में देखने को मिली है 1.5% के साथ। अब जब मैं बोल रही हूँ कि सेंट्रल इंडिया में मुझे ग्रोथ रेट देखने को मिला है तो सेंट्रल से थोड़ा मुझे मेन मध्य प्रदेश याद आ जाता है। तो अगर आपसे पूछे ना कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन लेपर्ड की कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में। ठीक है,
टाइगर रिजर्व्स और साइट्स विद हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन आर नागार्जुना सागर श्रीशैलम, कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद पन्ना मध्य प्रदेश में, सतपुरा मध्य प्रदेश के अंदर। अमित शाह जी ने लॉन्च किया है NUCFDC, फुल फॉर्म नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। मैं आपको लेमन टर्म्स में बता देती हूँ। देखो, ऐसा होता है ना कि जब हम ऐसे जब बच्चे होते हैं उनके सर पे ऐसा होता है कि कोई बड़ा बैठा है, जब छोटे भाई बहन होते हैं तो अच्छा एक बड़ा भाई हमारा बैठा है, राइट, तो हमें टेंशन नहीं होती। पापा बैठे हैं और हम सब छोटे छोटे बच्चे, तो हम अच्छा कोई माई बाप है सर पे, जिसके चलते कभी भी कोई दिक्कत हो जाए, कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो, कहीं जाना हो कहीं आना हो, तो कोई टेंशन नहीं है कि वो है वहाँ से कोई भी दिक्कत हो तो ऊपर है सुविधा मिलती जाएगी। तो बस यही फंडा है यहाँ पर। इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो 1500 शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं विद अ टोटल ऑफ 11,000 से भी ज़्यादा उनकी ब्रांचेस हैं। तो वो एक हो गई ना, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ताकि कहीं पर कोई भी दिक्कत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो, तो चीज़ें फिर यहाँ से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो गई, फिर आगे जा सकती हैं। ठीक है, तो सहकार से समृद्धि का जो गोल हमें अचीव करना है, इसकी वजह से ही ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन सेट करी है टू मेक आत्मनिर्भर भारत। तो ये जो इनिशिएटिव है ये क्या कर रहा है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा, मॉडर्नाइज करेगा। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, इट सेट अप अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, साथ ही साथ इट ऑफर्स लिक्विडिटी एंड कैपिटल सपोर्ट ऑल्सो, राइट, इट कैन ऑल्सो ऑफर फंड मैनेजमेंट, बाकी भी कोई कंसल्टेंसी सर्विस हो। तो ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। इट विल बी अलाउड टू ऑपरेट एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस सेक्टर। सॉर्टेड है। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन। कहां पर किया? दिल्ली के अंदर किया। और ये जो इवेंट रहा है इसमें कौन रहा? यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति जुबिन ईरानी जी एंड मिस्टर बिल गेट्स, को चेयर ऑफ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। यहां पर एक पोषण उत्सव बुक भी लॉन्च हुई एंड अ कार्टून कोएलिशन एम्ड एट, जिसमें आपका मकसद ये है ना कि पोषण को और ज्यादा प्रमोट किया जाए। और एक MOU एक्सचेंज हुआ है जिसके अंदर बात यह है कि कॉमिक बुक्स डेवलप हो इन कोलैबोरेशन विद अमर चित्र कथा, ताकि न्यूट्रिशन के बारे में और ज्यादा अवेयरनेस जो है वो रेज करी जाए अक्रॉस दी कंट्री। हमारे यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है क्या? रिवैम्प्ड जियो पारसी प्रोग्राम। पहले था ये प्रोग्राम, रिवैम्प्ड है। रिवैम्प्ड का मतलब है कि कुछ इसमें इंप्रूवमेंट, कुछ चेंजेस, कुछ और अच्छा करके इसको वापस लेके आया गया है। एंड अवस्था पहलवी लैंग्वेज सेंटर, ये अवस्था पल्लवी जो है ना, ये लैंग्वेज है ऑफ पारसीज। ठीक है, मैं इसके बारे में और अभी आपको बताऊंगी। तो जियो पारसी प्रोग्राम जो है हमारी मिनिस्टर साहिबा ने इसको वापस लेकर आया है, लॉन्च किया है। और साथ ही साथ इस इवेंट विटनेस दी MOU टू डेवलप सेंटर फॉर अवस्था पहलवी स्टडीज एट वेयर? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। बहुत इंपॉर्टेंट। जियो पारसी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2013-14 के अंदर ये लॉन्च हुई थी टू अरेस्ट द पॉपुलेशन। तो पारसी कम्युनिटी के अंदर जो डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन का, उसको एड्रेस करने के लिए, एंड बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक प्रोटोकॉल एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशंस, ताकि हम इस पहलू पे भी काम करें। अवस्था पहलवी मैंने आपको बताया ये एक एंशिएंट सेक्रेड लैंग्वेज है पारसीज की, वन ऑफ द एंशिएंट लैंग्वेज है जो पारसी कम्युनिटी के मेंबर्स यूज करते आए हैं। और यहाँ पर इस सेंटर का मकसद ये है कि you establish this center and required infrastructure, ताकि you undertake certificate courses, diploma courses, PhD programs with an amount of 11.20 करोड़ रुपीस, ये इसको establish किया गया है। नीति आयोग ने लॉन्च किया नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ 2024। जब बच्चा पैदा होता है तो होता है ना कि कुछ बर्थ डिफेक्ट्स ही होते हैं, जन्म हुआ उसके बाद ये बर्थ डिफेक्ट ही है, राइट। सो ये जो अवेयरनेस मंथ है जो नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ये इट इज़ एन इनिशिएटिव कि हम इसके बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस लेकर आएं और बच्चों का ट्रीटमेंट और उनकी केयर को और ज़्यादा इंप्रूव करें। थीम क्या है? ब्रेकिंग बैरियर्स, इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद बर्थ डिफेक्ट्स। ये जो कैंपेन है इट इज़ एन एफर्ट फॉर ऑब्जर्विंग बर्थ डिफेक्ट डे, जो कि 3 मार्च को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। द मंथ लॉन्ग एक्टिविटीज आर प्लान्ड अंडर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब यहाँ पे ना
बर्थ डिफेक्ट जो है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 4.9% डिफेक्ट्स ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी जो होती है उसमें 4.9% बर्थ डिफेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और जो अंडर 5 मोर्टेलिटी होती है उसके अंदर भी बर्थ डिफेक्ट की वजह से 5.7% बर्थ डिफेक्ट की वजह से हो रहा है, इट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट। ये है एज पर द कॉज ऑफ डेथ स्टेटिस्टिक्स 2017-2019 रिपोर्ट। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक न्यूली डिस्कवर्ड हेड शील्ड सी स्लग है जिसका नाम रखा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे। पहले तो क्या नाम रखा है? नाम रखा है मिलेनोक्लाइमस द्रौपदी। तो ये जो न्यू स्पीशीज है ऑफ हेड शील्ड सी स्लग, इट इज फाउंड नोवेयर इन द वर्ल्ड। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये जो नाम रखा है मेराइन स्पीशीज का, इट इज विद दिस रूबी रेड स्पॉट आपको इस पे देखने को मिलेगा, और ये आपको वेस्ट बंगाल उड़ीसा के कोस्ट पे पाई जाती हैं। अगर पूछा जाए डायरेक्टर कौन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, धृति बनर्जी। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ना ये सुदर्शन सेतु ब्रिज, केबल स्टेड सुदर्शन सेतु ब्रिज इनॉग्रेट किया है। कहां पर? गुजरात के अंदर। सिग्नेचर ब्रिज भी बोल सकते हो, सुदर्शन सेतु, सुदर्शन ब्रिज, जो कि 2.3 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। और ये क्या करेगा? ये किसको कनेक्ट करेगा? भेट द्वारका आइलैंड को टू मेनलैंड ओखा इन गुजरात देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट। तो ये 2.3 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, 4 लेन है, ये 4 लेन केबल स्टेड ब्रिज है ये। और इसका जो फुटपाथ है ना वो भी 2.50 मीटर वाइड फुटपाथ है दोनों तरफ पे, जिसके अंदर आपको श्रीमद् भागवत गीता की वर्सेस हो गई, लॉर्ड कृष्णा की इमेजेस हो गई, वो दिखेंगी दोनों तरफ। और इसमें 900 मीटर ऑफ सेंट्रल डबल स्पैन केबल स्टेड पोर्शन है, 2.45 किलोमीटर लॉन्ग अप्रोच रोड है, और ये पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया है एट अ कॉस्ट ऑफ 979 करोड़। 4 लेन का ये ब्रिज है। हमारे पीएम मोदी ने डेडिकेट किया है एम्स मंगलागिरी टू नेशन, आंध्र प्रदेश के अंदर। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल होगा, 960 बेड्स होंगे, 125 मेडिकल सीट्स, ताकि और ज्यादा हेल्थ सेक्टर में जब हम बात करें तो एडुकेशन भी हो, राइट। तो उसके पर्पज से भी किया है। एंड द प्रोजेक्ट जो है इसकी कॉस्ट इंपॉर्टेंट है 1618, 1618 है, ऐसे कर लो याद। 16 सिंपल टर्म्स है, जैसे किसी का फोन नंबर याद रखना हो बस ऐसे याद रख लो, 1618। तो इतना करोड़ की कॉस्ट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। वैसे आपको ना जगह ध्यान में रखनी है, मेन तो ये भी ध्यान में रखना आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसके चलते थाउजेंड्स ऑफ वेयर हाउसेज और गोडाउन जो हैं देश के हर एक कॉर्नर में लाए जाने की बात करी गई है, जिनकी कैपेसिटी की बात करूं तो 700 लाख मेट्रिक टन्स होगी। अगले 5 सालों के अंदर ये कंप्लीट किए जाएंगे। लागत है इसकी 1.25 लाख करोड़ रुपीस की कोस्ट पे। फार्मर्स के लिए बहुत चीज़ें आसान करने के लिए है, ताकि वो अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर पाएं, फिर उसको सही टाइम पे बेच पाएं, राइट। इसलिए वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने इनॉग्रेट किया है पहला सोलर प्रोजेक्ट। कहां पर? राजस्थान के अंदर। तो ये ध्यान में रखना, सवाल यहीं से आएगा कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अपना पहला सोलर प्रोजेक्ट कहां इनॉग्रेट किया है? राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। एंड इट हैज कमेंस्ड कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ 70 मेगावाट कैपेसिटी। एनटीपीसी ग्रुप की बात करूं सिर्फ अभी, तो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पूरी एनटीपीसी ग्रुप की अभी है वो रीच कर चुकी है, इंक्लूडिंग एवरी प्रोजेक्ट, 73,958 मेगावाट की। और इस सोलर प्रोजेक्ट की फुल कैपेसिटी जो है दैट इज 150 मेगावाट एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन्ड बाय मार्च 2024। बहुत न्यूज में रहा है ये कि इंडिया ने पाकिस्तान को जो वो पानी जाने वाला होता था, इट स्टॉप्स दैट वाटर, इसके बारे में बात करते हैं। बात तो आपने पहले कर रखी होगी, हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अच्छी बात यह है कि शाहपुर कांडी बैरेज कंप्लीट हो चुका है। बहुत लंबे समय से ये पड़ा था, अब इसको कंप्लीट हो चुका है। ये देखो, इंडस, मैं इसके बारे में बात करूंगी और ये आपको सारा लिखा हुआ भी मिलेगा, समझा देती हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी। कब हुई, कौन था उस टाइम पे, सरकार कौन सी थी, हम डिस्कस कर लेंगे। हमने कहा कि आईसीजे, ऐसे याद रख लो,
इंडस, चेनाब और झेलम, ये 3 नदियां का पानी यूज कर लेगा पाकिस्तान। रवि, ब्यास, सतलुज का पानी जो है इन रिवर्स का इंडिया यूज करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो रवि रिवर का पानी था ना, इस नदी का पानी इंडिया पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था। अब इस शाहपुर कांडी बैरेज के कंप्लीट होने से हम इस नदी का पानी जो है पूरा यूटिलाइज कर पाएंगे और इस डैम की कंस्ट्रक्शन से पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में और ज्यादा मतलब पावर जनरेशन और इरिगेशन वो होगा, क्योंकि ये डैम अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अगेंस्ट जाकर किया है, पूरा ट्रीटी के तहत ही हुआ है ये, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि अगर आपने पानी का प्रवाह रोक दिया तो गलत किया है, नहीं। इंडिया स्टॉप्स वाटर फ्लो टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट। ये बहुत टाइम से, लंबे समय से पड़ा था, ये कंप्लीट अब जाकर हुआ है। पठानकोट के अंदर ये सिचुएटेड है, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पे लगता है। रंजीत सागर डैम जो है उसके जस्ट नीचे ही है, तो जो पानी उस डैम से रिलीज होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है टू जनरेट पावर फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। ये देखो, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया पाकिस्तान में 1960 के अंदर, जिसमें कुछ नदियों का पानी, रवि, सतलुज, ब्यास नदियों का पानी के एक्सक्लूसिव राइट इंडिया को मिले थे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस शाहपुर कांडी बैरेज प्रोजेक्ट, 1995 में रख दी थी। हम जो बात कर रहे हैं ना वो रवि रिवर की है, ठीक है। रवि और चेनाब जो है मिल जाती हैं बाद में, कहाँ पर जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और जिस बैराज की हम बात कर रहे हैं डैम की, वो ये है अपना शाहपुर कंडी बैराज और उसके ऊपर ही अपना ये रंजीत सागर डैम लेक है, ठीक है। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान ने 19 सितंबर 1960 में इसको साइन किया था और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान, राइट। तो जिसके चलते इंडस रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज को कवर किया गया। हमारे बीच के जो ब्रोकर रहे इस ट्रीटी के लिए, जिन्होंने मदद करी, वो थे वर्ल्ड बैंक। और यहाँ पर 3 ईस्टर्न रिवर्स रवि, ब्यास, सतलुज इंडिया का कंट्रोल रहेगा और आईसीजे इंडस, चेनाब और झेलम का कंट्रोल किसके पास रहेगा, इन 3 वेस्टर्न रिवर्स का पाकिस्तान के लिए। तो चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट हो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती रहे, तो उसके लिए परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो भी एस्टैब्लिश करी गई, ठीक है जी। इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट स्वच्छ भारत कैंपेन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा, जिसकी चलते जो मैनुअल स्क्वेंजिंग होती है हम इसको भी एलिमिनेट कर पाएंगे। तो पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट होमोसेप एटम, राइट। तो इसके रिगार्डिंग ना एक एडिटोरियल भी आया था जहां पर हमने जो इसके रिगार्डिंग, तो ऐसे बोलूंगी मतलब क्योंकि मैनुअल स्क्वेंजिंग की बात आ गई है, तो वेस्ट पिकर्स को लेके क्या वो चैलेंजेस फेस करते हैं, उस पे एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर में, आजकल में ही रहा था वो, जिसमें देखो वो होता है ना कि ऐसा काम जो कि पहचान में नहीं आ रहा है और इतना ज़रूरी काम है, अगर एक दिन भी ये नहीं हो, देखो आप इतना जो हमारा वेस्ट लैंडफिल्स पे पड़ा होता है उसमें से छांटना, जैसे आप बोल सकते हो रिसाइकिल मटेरियल को, राइट। तो वो ये काम करते हैं, अपनी हेल्थ के अगेंस्ट जाते हैं और उसके बावजूद यहाँ पर प्रॉपर प्लान पॉलिसीज उनके हेल्थ को लेकर, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर है ना, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। खैर वापस आते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग से, आई लिंक टू दैट। हाँ, रही बात है सेप्टिक टैंक की, सो इट वाज डेवलप्ड बाय स्टार्टअप इंक्यूबेटेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर ऑफ IIT मद्रास और इट हैज रीच्ड 16 सिटीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 3 दिन का एग्जीबिशन रहने वाला है स्टार्टअप्स का अक्रॉस ऑल डोमेन्स और ये 18 मार्च से 20 मार्च तक ऑर्गेनाइज होगा। अभी थीम रहेगी भारत इनोवेट्स, ऑर्गेनाइज किया गया बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। कहां पर, भारत मंडपम एंड प्रगति मैदान के अंदर होगा ये ऑर्गेनाइज और इसके अंदर पीयूष गोयल जी ने पूरी मतलब भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री लॉन्च करी, वेबसाइट, लोगो इस स्टार्टअप महाकुंभ का लॉन्च कर दिया है, ठीक है जी। और ये 18 से 20 मार्च में ऑर्गेनाइज होगा। इंडिया की पहली इंडिजीनियस तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट ये है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया। इंडिया की पहली इंडिजीनियस, कंप्लीटली यहीं बनी इंडिया के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल। तो इनलैंड का मतलब इंडिया के अंदर जो इनलैंड वाटरवेज में ये काम करेगी एट कोचिन शिपयार्ड अंडर हरित नौका इनिशिएटिव। तो ऑब्वियसली जो वेसल है
ग्रीन हाइड्रोजन है तो जीरो एमिशन, जीरो नॉइज, एनर्जी एफिशिएंट होगी, और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं, इट विल रिड्यूस दैट ऑल्सो। हमारा टारगेट क्या है? नेट जीरो एमिशन बाय द ईयर 2070। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 17,300 करोड़। कहां पर? थूथुकुडी तमिलनाडु के अंदर। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किए प्रोजेक्ट्स टू एस्टैब्लिश वीओ चिदम्बरनर पोर्ट एज इंडिया पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट होगा हाइड्रोजन प्रोडक्शन को लेके, इंक्लूडिंग अ डिसैलिनेशन प्लांट। तो काफी और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी, उनका फाउंडेशन स्टोन भी रखा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जी। उन्होंने क्या लॉन्च किया? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। ऐसा होता है ना, पढ़ तो रहे हैं बट फिर नौकरी के टाइम पे ये चीजें तो मतलब एकेडमिक्स वाली चीज हो गई, और जो इंडस्ट्री चाह रही है वो स्किल्स नहीं आ रही है। ऐसा होता है ना कि प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा है हमको। तो यहाँ पर स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म का पर्पस ही यही है कि यू ऑफर सच कोर्सेज दैट आर डेवलप्ड कोलैबोरेटिवली विद द इंडस्ट्री, ताकि दोनों स्किलिंग आपको साथ में मिले, फिर कोई एम्प्लॉयबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। सो इट हैज बीन डेवलप्ड विद इंडस्ट्री प्लेयर्स इंक्लूडिंग L&T, माइक्रोसॉफ्ट एंड सिस्को, और ये प्लेटफॉर्म ऑपरेट किया जाएगा बाय IIT मद्रास। तो ये प्लेटफॉर्म जो है इट विल, जैसे मैंने बताया, प्रोग्राम्स होंगे इसके अंदर इन सेक्टर्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ केयर, मैनेजमेंट स्टडीज, काफी होंगे इसके अंदर। पहली बार रेप्यूटेड इंडस्ट्रियल हाउसेज विल बी कमिंग विद देयर ओन अकेडमी ऑल्सो। ऑल दीज कोर्सेज विल बी एग्रेडेड प्रॉपर होंगे। स्वयं प्लस फीचर्स इनोवेटिव एलिमेंट्स, मल्टीलिंगुअल कंटेंट होगा, AI एनेबल्ड गाइडेंस होगी, क्रेडिट रिकॉग्निशन, ऑब्वियसली एक पाथवे टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट की न्यूज जो है वो देखते हैं। चलिए, तो हमारी स्टेट की न्यूज क्या कहती है? स्टेट की खबर ये है कि वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक अनवील हो चुकी है उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये जो वैदिक क्लॉक है ना, ये आपको टाइम बताएगी अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल पंचांग के हिसाब से। और मध्य प्रदेश के अंदर एक 85 फुट टावर, जो कि वहां पर ये वैदिक क्लॉक जो है इट स्टैंड्स एट उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर आपको देखो, एक तो वैदिक टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब पंचांग के अकॉर्डिंग आपको टाइम दिखेगा, GMT भी है, और IST स्टैंडर्ड टाइम जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसके हिसाब से भी यहाँ पर टाइम जो है वो दिखेगा। ठीक है जी। तो ये जो यूनिक क्लॉक है ना, ये इंफॉर्मेशन देगी रिगार्डिंग रिलेटेड टू वैदिक हिंदू पंचांग हो गया, जैसे मुहूर्त होते हैं तो प्लेनेटरी पोजीशंस हो गए, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हो गई, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये सारी ये जो क्लॉक है इट विल गिव ऑल दिस इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर जैसे सनराइज से इट विल स्टार्ट टेकिंग, और उसके बाद 30 आवर्स का इट विल फंक्शन। जैसे 24 आवर्स होते हैं, इट विल टेक 30 आवर्स वाले टाइम से चलेगी, एंड एन आवर ऑफ 48 मिनट्स। यूजुअली जैसे हम वो देखते हैं तो वो 24 घंटे होते हैं दिन में और 60 मिनट होते हैं ना, यहाँ पर 30 आवर्स और 48 मिनट्स वाला सर्कल होगा। सो वैदिक क्लॉक जो है ये इंस्टॉल्ड है हेयर एज उज्जैन के अंदर, क्योंकि उज्जैन जो है इट हैज बीन कंसीडर्ड सेंटर ऑफ टाइम कैलकुलेशन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना वो उज्जैन से पास करती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर एस्टैब्लिश्ड, कहां पर? IIM शिलोंग के अंदर। मैं आपको सिंपल टर्म में बताती हूं। इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर इज बीइंग सेटअप एट IIM शिलोंग। ये किस पे फोकस करेगा? ये फोकस करेगा ऑन रिसर्च जो कि जुड़ी होगी रिगार्डिंग लाइक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स से। जैसे कि देखो, सिंपल टर्म में और समझाते हैं इसको। लॉजिस्टिक सेक्टर को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? लॉजिस्टिक में क्या आता है? एक सामान है, आप उस सामान को पहले उसकी पैकेजिंग, फोल्डिंग, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसकी लोडिंग अनलोडिंग, फिर उसकी अनपैकेजिंग। तो ये बहुत जो पूरा प्रोसेस है ना, और हमारा तो यही एक हमेशा कंसर्न रहा है इंडिया में, लॉजिस्टिक सेक्टर की कॉस्ट अगर कम आ जाए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, 40 रुपए का प्रोडक्ट तो 100 रुपए डिलीवरी चार्ज लग रहा है, राइट। तो अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गई तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी ना। तो यहाँ पर ये जो न्यूज है इसका एजेंडा यहाँ पर यही है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर की। इट विल हेल्प यू टू डेवलप सच स्ट्रैटेजीज, ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करेंगी, और उस रीजन में, रीजन मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर स्पेशली, आप कैसे यू विल बिल्ड कैपेसिटी एंड यू विल ब्रिंग मोर इनोवेशन, नॉलेज क्रिएशन। सो
That is the task, building knowledge on multi-modal logistic development. तो MOU has signed between Ministry of Ports and Shipping and Waterways and IIM शिलोंग. ठीक है जी. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नींव रखी है फॉर सिक्किम्स फर्स्ट, बिल्कुल सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन इन रंगपो. तो आप ये देख सकते हो, ये सिक्किम जो है वो इंडिया के अंदर सिर्फ ओनली स्टेट रह गई थी दैट डज नॉट हैव अ रेलवे लाइन, ओनली स्टेट दैट डज नॉट हैव अ रेलवे लाइन. अब यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन अभी रखी है. ये 45 किलोमीटर के एरिया, मतलब ये जो रेलवे लाइन है उसको क्रॉस करेगी. यहाँ पर अगर आप देखो वेस्ट बंगाल के सेवॉक से रंगपो तक सिक्किम के अंदर. तो ये 3 फेजेस के अंदर होगा. पहले फेज में तो सेवॉक से रंगपो रेल प्रोजेक्ट हो गया, फिर दूसरे फेज में रंगपो से गैंगटॉक, और फिर तीसरे फेज में गैंगटॉक से नाथुला. सवेरा प्रोग्राम जो है हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया है. आपसे पूछेंगे कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, बताना हरियाणा ने किया है. किस लिए किया है ये स्कीम, ये इनिशिएटिव, ये प्रोग्राम किस लिए है? ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ना, उसकी देखो टाइमली डिटेक्शन हो जाए तो आप उसको ऑब्वियसली आगे बढ़ने से रोक सकते हो, क्योर हो जाएगा, प्रिवेंशन हो ब्रेस्ट कैंसर. तो इसके चलते विजुअली इम्पेयर्ड जो पीपल हैं, दे कैन डिटेक्ट द ब्रेस्ट कैंसर. होता है ना, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनकी एक सिक्स सेंस होती है, एक एक्स्ट्रा सेंस जो होती है वो जो काम करती है. तो उसके चलते यहाँ पर ये सवेरा स्कीम विल टेक असिस्टेंस ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड विमेन, because they can detect the breast cancer up to half a centimeter also, और जहां पर normal doctor can detect it up to 1 centimeter after examination. So यहाँ ये सवेरा स्कीम स्पेशल इसमें यही है कि visually impaired women जो होंगी, they will the scheme will take assistance of them for breast cancer screening, initiated by Medanta Foundation in collaboration with Health Department in Gurgaon. तो it's first of its kind in the country, ऐसा होने जा रहा है. कौन सी वो स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सी वो स्टेट है जिसने सेटअप किया है पहला टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश गोंडा इज सेट टू एस्टैब्लिश दिस टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व. कौन सी रिवर पे? सरजू रिवर पे, जो कि ट्रिब्यूटरी है घग्गर रिवर की. ये जो सरजू रिवर है, इट इज द ओनली रिवर हमारी कंट्री के अंदर दैट हैज प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 9 टर्टल स्पीशीज. कितने? 9, जिसमें से 8 जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है. साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्यूनिशन फैसिलिटी कहां पर? कानपुर के अंदर. तो हमारे चीफ मिनिस्टर आदित्य योगीनाथ ने इनॉग्रेट किया है ये एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ अडानी ग्रुप कानपुर के अंदर. तो यहां पर इनॉग्रेट किया गया हमारे चीफ मिनिस्टर के द्वारा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जी. इट विल प्रोड्यूस हाई क्वालिटी स्मॉल, मीडियम, लार्ज कैलिबर एम्यूनेशन आर्म फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए और पुलिस के लिए. थर्ड स्टेट है उत्तराखंड, जो कि वो स्टेट बन जाएगी जो इनैक्ट कर रही है लॉ दैट इज होल्डिंग राइटर्स लायबल फॉर डैमेजेस. देखो, जब कोई दंगे होते हैं तो उस टाइम पे जो डैमेज होता है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, तो वहां पर वो दंगाइयों को नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराने वाला कानून है, जिसके चलते वो ही उस जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसकी भरपाई करेंगे. क्योंकि वो होता है ना, करा किसने भरपाई कौन करे, भरपाई कोई और करे, तो वो ना हो. उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ये बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए दे हैव कम टू होल्ड राइटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो इन दिस पर्टिकुलर सेशन, बजट सेशन, दे इंटेंड टू प्रेजेंट उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल, जिसमें राइटर्स जो हैं फाइनेंशियली दे विल बी लायबल फॉर लॉसेस जो कि प्रोटेस्ट और स्ट्राइक की वजह से हुए. फिर तो उत्तराखंड ये थर्ड स्टेट है. इसका मतलब पहली 2 यूपी और हरियाणा ने इनैक्ट किया है ऐसा लॉ. तवी फेस्टिवल कौन सी यूटी स्टेट में ऑब्जर्व किया जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये होता है 1 से 4 मार्च तक. तवी रिवर के बैंक्स पे ये होता है, जिसके अंदर ऑब्वियसली आर्ट, क्यूजीन, लिटरेचर, फोक ट्रेडिशन जो है वो सब शोकेस किया जाता है. ठीक है, ये तस्वीर भी है, आप देख सकते हो. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 16th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम रिलीज करी है वर्थ 21,000 करोड़. तो ये 16th इंस्टॉलमेंट है और यहाँ पर 3 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुके हैं टिल नाउ इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ 11 करोड़ फार्मर्स ऑफ द कंट्री अंडर पीएम किसान
तो ये क्या स्कीम है? पीएम किसान सम्मान निधि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी, 2018 से ऑपरेशनल है। इसके अंदर जो 6,000 रुपए हैं पर ईयर दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर टू ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज। ये ना ऑल वाली टर्म इंपॉर्टेंट होती है, हम इसको स्किप कर देते हैं कभी कभी। तो ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द बेनिफिशियरीज। इंटरनेशनल न्यूज़ क्या कहती है? न्यूज़ ये कहती है कि फिलीपीन वो पहली एशियन कंट्री बन गया है टू रेटिफाई आईएलओ कन्वेंशन नंबर 190, जो कि एड्रेस करता है टू एंड वर्क प्लेस वायलेंस। जो वर्क प्लेस पे वायलेंस होता है एंड हैरेसमेंट होती है, उसके रिगार्डिंग ये कन्वेंशन है और फिलीपींस ने इसको रेटिफाई किया है। वो पहली कंट्री बन गया है एशिया के अंदर और 38 कंट्री वर्ल्ड के अंदर टू रेटिफाई दिस आईएलओ कन्वेंशन। इसके चलते जो भी इनके प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जो उनके कंट्री के खुद के जो लॉज होते हैं, पॉलिसीज होती हैं उसमें, राइट। सो ये न्यूज़ थी। अगला है 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 26 से 29 फरवरी तक हुई आबू धाबी के अंदर। WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ WTO, हर 2 साल में एक बार ये मिलते हैं और कोमोरोस एंड तिमोर लेस्टे ने अभी WTO को ज्वाइन किया है। तो मतलब ज्वाइन किया है तो कितने मेंबर्स हैं अब WTO में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। WTO एक वो ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है विद रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। तो यहां पर 1995 में एस्टेब्लिश हुई, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। 1995 में एस्टेब्लिश हुई और इंडिया भी मेंबर बन गया WTO का 1995 में ही 1 जनवरी को। तस्वीर आप देख लीजिए, नाम मैं आपको बता देती हूँ। फेलिटी टियो बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ टुवालू। बस इतनी सी न्यूज़ है। कुछ इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल उससे लिंक करती हैं। हंगरी पार्लियामेंट इलेक्ट्स तमस सुल्योक एज न्यू प्रेसिडेंट। तो हंगरी की पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है तमस सुल्योक को। आप इनकी तस्वीर देख सकते हो, ये बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। मरियम नवाज जी नवाज शरीफ की बेटी हैं, जो बन गई हैं पहली विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस इन पाकिस्तान। वो कौन सा प्रोविंस है वो कमेंट सेक्शन में आप बताना। न्यूजीलैंड का मतलब वर्ल्ड का पहला लॉ था जो टोबैको बैन कर रहा था, टोबैको की सेल बैन कर रहा था फ्यूचर जनरेशन के लिए। अभी यहां पर न्यूजीलैंड ने रिवोक किया है वर्ल्ड का अपना पहला टोबैको बैन, सेइंग कि दिस इज द टफेस्ट टोबैको रूल इन द वर्ल्ड विच वुड हैव बैंड सेल्स। मतलब जुलाई के अंदर ही आया था और इसमें बोला गया था कि 2009 से यहाँ पर एंटी टोबैको रूल्स इन द वर्ल्ड वुड हैव बैंड सेल्स टू दोज बोर्न आफ्टर 1 जनवरी 2009। अभी ये बोला जा रहा है कि देखो वो होता है ना कि इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो। बैन नहीं लगाए, बैन के अलावा लोगों को जैसे होता है ना गाइड करना, अवेयर करना, और जो बाहर निकलना चाहते हैं इसे हु वांट टू क्विट स्मोकिंग तो उनको हेल्प करें, इस तरीके से चीज़ों को लेकर आए, ये पर्पस है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनॉथ जी ने जॉइंटली इनॉग्रेट किया है। क्या इनॉग्रेट किया है? अगलेगा आइलैंड के अंदर एक न्यू एयर स्ट्रिप और साथ ही साथ जेटी इन मॉरिशस। तो मॉरिशस में ही आता है ये आइलैंड और यहाँ पर एक न्यू एयर स्ट्रिप और ताकि साथ ही साथ न्यू एयर स्ट्रिप के साथ एक जेटी जो है वो इट इंक्लूड्स विद 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जेटी देखो जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन पे जो टाइड्स होते हैं, करंट्स होते हैं, उसके चलते उस कोस्टल लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर सामने लगा देते हो, राइट, ताकि जो करंट्स हैं, जो टाइड आ रही है वो जो जेटी है, वो जो लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर है वो फिर कोस्टल लाइन को प्रोटेक्ट करेगी, राइट। सो ये जो प्रोजेक्ट है इट विल फुलफिल द डिमांड फॉर बेटर कनेक्टिविटी हो जाएगी बिटवीन मॉरिशस एंड अगलेगा, और साथ ही साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी और स्ट्रेंथन होगी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फोस्टर होगी। इंडिया और मॉरिशस, इंडिया ने एमओयू साइन किया था 2015 में टू डेवलप अगलेगा आइलैंड। अंडर दिस मोर देन 200 मिलियन प्रोजेक्ट्स आर बीइंग फंडेड बाय इंडिया। और रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया यूपीआई एंड रुपे कार्ड सर्विसेज मॉरिशस के अंदर भी। तो दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं। अगला है स्पोर्ट्स कैटेगरी से इंडिया की पहली फीमेल पिच क्यूरेटर का नाम जसिंथा कल्याण, ये इनकी तस्वीर है।
अच्छा, किसने जीता है गोल्ड एट पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप? यथिराज प्रमोद कृष्णा, ठीक है। तो दे विन गोल्ड, यथिराज प्रमोद कृष्णा विन गोल्ड एट पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। इंडियन स्क्वैश प्लेयर नाम है अभय सिंह, इन्होंने जीता है गोल्ड गुड फेलो क्लासिक स्क्वैश इन टोरंटो कनाडा। और इस जीत के बाद द एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैज वॉन हिज 8th पीएसए वर्ल्ड टूर टाइटल। पीएसए बोले तो प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन है फुल फॉर्म इसका। सो गोल्ड फेलो क्लासिक एक स्क्वैश इवेंट है ऑन पीएसए चैलेंज टूर। तो आपको ये ध्यान में रखना है वो कौन सा प्लेयर है, आपसे पूछ लिया जाएगा अभय सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, इस तरीके से भी सवाल आ सकता है। आर्चरी एशिया कप 2024 में जो कि बगदाद इराक के अंदर हुए, इंडिया ने 14 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है, ठीक है जी। खेलो इंडिया वाटर गेम्स कंक्लूड हुए गुलमर्ग के अंदर, ये 4th एडिशन था जिसमें आर्मी क्लिंच द टॉप पोजीशन, 10 गोल्ड 5 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज। पहला रनर अप कर्नाटका 9 गोल्ड और सेकंड रनर अप महाराष्ट्र विद 7 गोल्ड। अगला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कंक्लूड हुए गुवाहाटी में, ये 4th थे और 19 से 29 फरवरी तक ये हुए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओवरऑल चैंपियनशिप रही, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 2nd नंबर पर आई और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 3rd नंबर पर आई, ठीक है जी। नॉर्थ ईस्ट में ये खेले गए थे गेम्स। नमीबिया के बैट्समैन, अच्छा आपसे पूछा जाएगा जैन निकोल लॉफ्टी ईटन कौन से, इनका ओरिजिन क्या है? नमीबिया। तो ये बन गए हैं फास्टेस्ट एवर T20 इंटरनेशनल 100 इन्होंने स्मैश किया है। तो 33 बॉल्स पे इन्होंने 100 बनाए अगेंस्ट नेपाल, और इन्होंने नेपाल के कुशल माला का रिकॉर्ड जो है वो थोड़ा, जिन्होंने 34 बॉल्स पे 2023 में 100 बनाए थे। रोहित शर्मा ने 2017 में 35 बॉलों पे जब श्रीलंका के साथ वो खेले थे तो उन्होंने 100 बनाए। फास्टेस्ट 100 अभी जो बनाया T20 इंटरनेशनल के अंदर, उनका नाम है जैन निकोल लॉफ्टी ईटन, नमीबिया से है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या कहती है? वो ये कहती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 3 इसरो फैसिलिटीज डेडिकेट करी हैं टू नेशन सेंटर्स, लगा लीजिए आप। तो अपनी विजिट के दौरान ड्यूरिंग विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, कहां पर? तिरुवनंतपुरम के अंदर। और इस प्रोजेक्ट की, ये जो प्रोजेक्ट है इट वाज डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ अबाउट, इंपॉर्टेंट है, 1800 करोड़। ये जो 3 फैसिलिटीज हैं, एक है पीएसएलवी इंटीग्रेशन फैसिलिटी, कहां पर? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। एक है सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी एट इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, तमिलनाडु के अंदर महेंद्रगिरी। ट्राइसोनिक विंड टनल एट VSSC तिरुवनंतपुरम, केरला के अंदर। तो ये 3 नाम ध्यान में रखने हैं, टोटल कॉस्ट ध्यान में रखनी है। गगनयान मिशन के तहत ये अभी 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनमें से 3 पिक करे जाएंगे जो कि गगनयान मिशन के लिए होंगे। और यहां पर गगनयान एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो 4 इंडियन एयरफोर्स पायलट्स हैं, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नैयर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ये 4 नाम आगे आए हैं, जिनमें से 3 इसमें से जो फाइनल क्रू होगा ना मिशन के लिए, उसमें 4 में से पिक किए जाएंगे। ये मैन्ड मिशन है इसीलिए ये नाम आए हैं आगे, जिसमें 3 मेंबर का क्रू जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर 3 दिन के लिए। इसरो का प्लान है ये, एंड इसरो ने अनाउंस किया है ये प्लान्स कि वो एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे टू द मून बाय 2040। इसरो हैज आल्सो अनाउंस्ड अदर प्लान्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून बाय 2040। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और क्या किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखी है, नींव रखी है फॉर इसरोज न्यू लॉन्च कॉम्प्लेक्स स्पेस पोर्ट। कहां पर? तमिलनाडु के थुतिकुडु के अंदर। एंड फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर दी कुलासेकरापट्टिनम स्पेस पोर्ट, तमिलनाडु के थुतिकुडु डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसके चलते यहां पर देखो लॉन्च फैसिलिटी है, स्पेस पोर्ट है, तो जो SSLVs हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, यहां से लॉन्च करी जाएंगी। अभी जो हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा अब कैपेसिटी बढ़ जाएगी, 24 सैटेलाइट्स पर ईयर हम लॉन्च कर पाएंगे। ये सेकंड सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी होगी जो कि 2 सालों के अंदर कंप्लीट हो जाएगी टू लॉन्च SSLVs। कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, 986 करोड़ रुपीज। SSLV बेसिकली इट इज टू लॉन्च लाइट वेट सैटेलाइट्स कम कॉस्ट पे, और सैटेलाइट जो है दैट वे लेस देन 500 kgs SSLV कैन बी यूज उन पर्टिकुलर सैटेलाइट्स के लिए। तो
पहले क्या था ना, जो सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते थे श्रीहरिकोटा से, तो वहां से ना एक ना इधर श्रीलंका पड़ जाता था, तो अपने को जो हमारा रूट था, जो डिस्टेंस था ना, जो अपने को ट्रैवल करना पड़ता था, वो लंबा हो जाता था, फ्यूल भी ज्यादा लगेगा। अब इसी के चलते अब जब श्रीहरिकोटा से होगी, वो सॉरी, जो अभी सेंटर से होंगी तमिलनाडु के, तो डिस्टेंस भी कम होगा, पेलोड की कैपेसिटी जब आप ज्यादा लंबा ट्रैवल करके आते थे ना, वो भी आपकी कम हो जाती थी, रिड्यूसेस द रॉकेट्स पेलोड कैपेसिटी ऑल्सो। तो अभी ये रीजन हो गया, और ये अच्छी बात भी हो गई कि यहां से जब लॉन्च होंगी तो डिस्टेंस कम पड़ जाएगा। ठीक है जी, इंडेक्स रैंकिंग और रिपोर्ट्स पे चलते हैं। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से यूएई को रिमूव कर दिया गया है। यूएई ग्रे लिस्ट में था सिंस 2022। यूएई अब बेसिकली इज नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू दिस एडिशनल स्क्रूटिनी बाय पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सो ग्रे लिस्ट वो लिस्ट है कंट्रीज की जो कि ऐसे कंट्रीज हैं, देखो टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर वहां पैसा जाता है, लेकिन वो कंट्रीज एक्टिवली काम कर रही हैं कि इस पे काम करा जाए और हम ऐसे रिजीम्स लेकर आए टू काउंटर सच थिंग्स। तो वो ग्रे लिस्ट के अंदर होती हैं कंट्रीज। हालांकि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यहां से अगर कोई कंट्रीज ग्रे लिस्ट में है तो उसको उनके कोलैबोरेशन दूसरी कंट्रीज के साथ, इन्वेस्टमेंट्स आना वो कम हो जाती हैं, फिर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर बारबाडोस, जिब्राल्टर एंड युगांडा, उन्हें भी ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन केन्या और नमीबिया ऐड हो गई हैं। एक ब्लैक लिस्ट भी होती है। तो ग्रे लिस्ट तो अपनी ये हो गई, केन्या नमीबिया ऐड हो गई, और वो 3 आउट हो चुकी हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग और एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट, बेसिकली टेररिस्ट फाइनेंसिंग वाली चीजों से इट कॉम्बैट्स। 1989 में ड्यूरिंग G7 समिट ये एस्टैब्लिश करी गई पेरिस के अंदर कि मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट ऐसी पॉलिसीज को डेवलप किया जाए। 2001 में इसने अपना एक्सपेंशन, इसका मैंडेट जो है उसने एक्सपैंड किया और टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड किया। पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया 2010 में एफएटीएफ का मेंबर बन गया था। ब्लैक लिस्ट के अंदर वो कंट्रीज हैं जो सपोर्ट कर रही हैं टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, राइट, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज। 3 कंट्रीज जो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में है करंटली, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। जापान रिकॉर्ड्स लोएस्ट बर्थ्स इन 2023। तो 2023 के अंदर जो जापान में वो रहा है ना कि एक लोग शादी नहीं कर रहे हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ बेबीज दैट आर बोर्न इन जापान वो भी कम हो रहा है। तो यंग लॉट, जो यंग पॉपुलेशन है जापान में, वो गिरती जा रही है, और ये फिर प्रॉब्लमेटिक है कंट्री के लिए, बात के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए भी, राइट। सो इट फेल फॉर 8 स्ट्रेट ईयर। अभी अगर आप देखो तो जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 5.1% डिक्लाइन हुआ है। लोएस्ट नंबर ऑफ बर्थ सिंस जापान स्टार्टेड कंपाइलिंग द स्टैटिस्टिक्स इन 1899, ये लोएस्ट नंबर ऑफ बर्थ है। मैरिजेस भी 5.9% से और गिर गई हैं। वन ऑफ द की रीजन डिक्लाइनिंग बर्थ, देखो शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पर ना देखो इसके पीछे के रीजंस भी हैं। जब आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं हो, इन्फ्लेशन हो, तो ऑब्वियसली वो होता है कि पहले कपल सोचता है ना कि ऑब्वियसली गिविंग अ चाइल्ड, बेसिकली प्रेगनेंसी की जब बात करते हैं, नंबर ऑफ बेबीज की बात करते हैं, तो बच्चे की बात सोचते हैं, तो वो होता है कि एक खर्चा भी होगा, और इस महंगाई के अंदर पहले हम 2 अपने आप को संभाल लें। तो ये भी कुछ रीजंस हैं। सो प्राइम मिनिस्टर वहां के हैज कॉल्ड द लो बर्थ द बिगेस्ट क्राइसिस जापान फेसेस एंड पुट फॉरवर्ड, मतलब उन्होंने बहुत से पैकेज ऑफ मेजर सामने रखे हैं ताकि और ज्यादा सपोर्ट और सब्सिडीज दी जाए, मोस्टली फॉर चाइल्ड बर्थ, चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज, क्योंकि बच्चा बढ़ेगा, खर्चे होंगे, एजुकेशन पे होगा, राइट। तो फैमिली मेंबर ऐड हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर वो इतनी जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, खर्चा बहुत है, महंगाई बहुत है, तो ऑब्वियसली आप पहले सोचते हो। तो जापान की पॉपुलेशन जो है ऑफ मोर देन 125 मिलियन, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2070 तक 30% फॉल करके 27 मिलियन पे आ जाएगी। वहां पर अगर आप देखो, इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है ना, वो यंग पॉपुलेशन है, यंग माइंड्स है, इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आप देखो तो 10 में से 4 तो उनकी एज 65 और 65 से ज्यादा हो चुकी है, और फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मोर देन 1 in 10 पीपल इन जापान दे आर नाउ एज 80। तो इट हैज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पॉपुलेशन मेजर्ड बाय प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एज 65 और अप। ठीक है जी। इंडिया की रैंक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर है 42, और ये इंडेक्स का 12th एडिशन रहा है ऑफ यूएस चैम्बर्स कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर्स इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई मैंने एक
प्रोडक्ट लेकर आई, एक आइडिया लेकर आई, वो मेरा आइडिया है, मैंने उस पर काम किया है, रिसोर्सेज लगाए, अपना माइंड लगाया, तो मेरे पास उसका राइट होना चाहिए ना। पेटेंट कराते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, वही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंडिया की रैंक रही है 42 इन ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स फॉर 2024। थोड़ा कम है क्योंकि 55 कंट्रीज में से 42 रैंक है। ओवरऑल स्कोर अनचेंज ही रहा है, 38.64 ओवरऑल रहा है। टॉप पे है यूएस, फिर उसके बाद यूके और फिर फ्रांस। डिफेंस क्या कहता है? डिफेंस कैटेगरी ये कहती है कि इंडिया मलेशिया के बीच की बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण का 3rd एडिशन इज अंडर वे, और ये 28 फरवरी से 2 मार्च तक हुआ विशाखापट्टनम में, जिसके अंदर इंडियन नेवल शिप किल्टन एंड रॉयल मलेशियन शिप केडी लेकर आर पार्टिसिपेटिंग, राइट। तो दिस एक्सरसाइज हैज हार्बर प्रोफेशनल इंटरेक्शंस, ऑपरेशनल फेज ऑल्सो एट सी। मेन मुद्दा यही है कौन सी 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और कहां पर हुई, और इंडियन नेवल शिप कौन सी थी जिसने पार्टिसिपेट किया। इंडिया और जापान की जॉइंट एक्सरसाइज है धर्म गार्डियन, कमेंस्ड इन राजस्थान, राइट। इंडियन आर्मी एक तरफ और एक तरफ जापान की आर्मी, कमेंस्ड एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस इन राजस्थान। 25 फरवरी से 9 मार्च तक ये स्केड्यूल्ड है। एनुअल एक्सरसाइज है, हर साल होती है, एक बार तुम्हारे यहाँ एक बार हमारे यहाँ, ऐसे होता है, इंडिया एक बार जापान। सो जापानीज कंटिजेंट 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट एंड इंडियन आर्मी कंटिजेंट बटालियन फ्रॉम राजपुताना राइफल्स दे आर पार्टिसिपेटिंग। इकोनॉमी की न्यूज क्या है? विजय शेखर शर्मा जी ने पेटीएम पेमेंट बैंक से इस्तीफा दे दिया है। विजय शेखर शर्मा जो कि फाउंडर एंड सीईओ रहे हैं पेटीएम के, और अगर आपने न्यूज आप फॉलो कर रहे हो रेगुलरली तो आपको पता होगा कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को, आरबीआई हैज बेयर्ड दिस बैंक कि आप और ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, क्रेडिट्स नहीं ले सकते फ्रॉम एनी कस्टमर 15 मार्च के बाद, बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड सर्टेन रूल्स एंड सर्टेन सुपरवाइजरी कंसर्न्स। सुरेंद्र चावला अभी करंट एमडी एंड सीईओ हैं ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक। लास्ट न्यूज ये है कि अमेजन पे को आरबीआई पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है, और इस अप्रूवल के बाद ये प्लेटफॉर्म जो है द पेमेंट्स प्लेटफॉर्म, दिस रेगुलेटरी अप्रूवल परमिट्स द पेमेंट्स प्लेटफॉर्म टू फंक्शन एज पेमेंट एग्रीगेटर। मतलब यहां पर इट विल एम्पावर इट वेयर यू कैन फैसिलिटेट ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस अपने एप्लीकेशन से। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं आगे हमारे रिवीजन क्वेश्चंस पे। सवाल कहता है इंडिया की पहली गति शक्ति रिसर्च चेयर, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर बी एस्टैब्लिश्ड? कहाँ गया? शिलोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग। अगला सवाल है कि इसमें से वो कौन सी कंट्री है इन एशिया जो कि रिसेंटली इट विल बिकम द फर्स्ट इन द रीजन बन गई है टू रेक्टिफाई आईएलओ कन्वेंशन नंबर 190 ऑन वायलेंस एंड हैरेसमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क? फिलीपींस। सॉर्टेड है। अगला, किसे अपॉइंट किया गया है एज विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट? एएस राजीव जी को। टोटल लेंथ क्या है सुदर्शन सेतु की, जो कि इंडिया का कंट्री का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है? 2.32 किलोमीटर। धर्म गार्डियन एक्सरसाइज, वेयर डिड दिस एक्सरसाइज कमेंस? राजस्थान में, अभी पढ़ा था ना। Which state secured second runner-up position in the medal tally of 4th edition of KIWG? And the answer is Maharashtra. Who is the recipient of JD Birla Award 2023 for Scientific Excellence? Dr. Aditi Sen. पहली विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस इन पाकिस्तान कौन बनी है? मरियम नवाज। बी। ये कंट्रीज के नाम है, आपको बताना है इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिसे रिसेंटली एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। बारबाडोस, गिब्राल्टर, युगांडा, यूएई। मैं कह रही हूं ऑल ऑफ द अबव, सारी तो है, अभी पढ़ा था हमने। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 की थीम भारत इनोवेट्स, याद रखनी है थीम। नेशनल साइंस डे की थीम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। कब होता है नेशनल साइंस डे? थोड़ा दिमाग की बत्ती जलानी है और कमेंट सेक्शन में बताना है। न्यू लोकपाल किसे अपॉइंट किया गया है? जस्टिस एम खानविलकर जी, पहला ऑप्शन है। बस यही रुक जाते हैं, पहला बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल यह है कि हु हैज बीन नेम्ड द न्यू सीईओ फॉर इंडिया बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? सचिन जैन। ए। In which state did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone of ISRO's
कुलसेकरपट्टिनम स्पेस पोर्ट, अभी बात करी थी ना हमने तमिलनाडु की, डी। अगला सवाल है, वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक इंस्टॉल हुई है टू शोकेस टाइम अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंडियन पंचांग, कहां पर? उज्जैन के अंदर। ऑप्शन ही ना देखना पड़े, इतना शॉर्ट हो जाओ अपने सवालों के जवाबों के साथ। पहले इंडियन सिटीजन टू रिसीव ऑनरी नाइटहुड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम किंग चार्ल्स, तो आंसर इज सुनील भारती मित्तल जी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दैट पब्लिशेज इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। रेणु सूद कर्नाड, who has been appointed as the chairperson of which of the following digital payment companies? PayU-C. इंडिया की पहली फीमेल पिच क्यूरेटर who recently became जसिंथा कल्याण। In which state is the 50 megawatt Gujrai solar power station located? तो आंसर इज ए, उत्तर प्रदेश। What is the estimated cost of implementing world's largest grain storage plan in cooperative sector? यहां पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? 1.25 लाख करोड़ रुपए सोचा? अगर सही सोचा तो सही सोचा, अगर नहीं सोचा फिर भी सही सोचा तो कोई बात नहीं। अगर देखो, मुद्दा ये है कि आपको याद हो जाए, यहां पे गलती करोगे तो भी जायज है, तो क्या है, आपको अपनी गलती से याद हो जाएगा, एक फाइनल में गलती नहीं करनी है। तो इसीलिए ये नहीं सोचना कि मेरे को याद नहीं था, गलती हो गई, मेरा स्कोर कम आया है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। जो गलत हुआ है उसको बस याद कर लो। Which ministry signed the MOU for the establishment of India's first Gati Shakti research chair? Ministry of Port, Shipping and Waterways. Who recently took the oath as 34th Chief Justice of High Court of Karnataka? NV अंजारिया, जस्टिस NV अंजारिया जी। रिसेंटली कौन सी वो 2 कंट्रीज हैं दैट वर प्लेस्ड ऑन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट? नमीबिया एंड केन्या। ठीक है। Who recently received Edith and Peter Dunn Engineering Award, one of the Texas top academic accolades? बताइए। ऑप्शन ए विनोद खोसला। Swallowing the Sun, who is the author of this book? Lakshmi Murdeshwar Puri ji. Option D. Which organization is hosting its first ever global partner road show titled Confluence, where energy and opportunity converge? तो यहां पर वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो होस्ट कर रही है इट्स फर्स्ट एवर ग्लोबल पार्टनर रोड शो? रोड शो का टाइटल ये है, ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका आंसर है। कितनी सैटेलाइट्स हैं दैट कैन दी अपकमिंग दिस स्पेस पोर्ट कुलसेकरपट्टिनम स्पेस पोर्ट लॉन्च कैन लॉन्च पर ईयर? 24। ऑप्शन ए। 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO इज बीइंग हेल्ड एट, ये आप बताओगे क्योंकि ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है जी, इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।